और एक बड़ी खबर देहरादून से है। देहरादून हरिद्वार हाईवे का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज निरीक्षण करने वाले हैं। सीएम हाईवे का निरीक्षण करते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री कुंभ के कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ा दिन है आज। देहरादून हरिद्वार हाईवे का निरीक्षण करेंगे खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उसका निरीक्षण करते हुए वो हरिद्वार जाएंगे, जहां पर कुंभ का आयोजन होना है। कुंभ की तैयारियां कैसे चल रही हैं, क्या समय तक वो तैयारियां पूरी हो जाएंगी या उनको और गति देने की आवश्यकता है, इन तमाम बातों को जांचने और परखने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी, क्या अपडेट है, कितने बजे निकलना है सीएम को निरीक्षण के लिए? देखिए अमित, 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा का पहला स्नान होना है और इसके साथ ही कुंभ का आगाज हो जाएगा। तो सरकार नहीं चाहती कि कोई कोर कमी, कोई कसर कुंभ जैसे महाआयोजन में छूटे। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री पूरे हरिद्वार की व्यवस्थाओं को ऑपरेट कर रहे हैं। ये उनका दूसरा दौरा होगा हरिद्वार का। अभी कुछ देर बाद 7:30 बजे का जो टाइम निर्धारित किया गया है, मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से हरिद्वार पहुँचेंगे और इस दौरान देहरादून से हरिद्वार के बीच और हरिद्वार के अंदर भी जो हाईवे का काम चल रहा है, सड़कों का काम चल रहा है, उसका निरीक्षण करेंगे। क्योंकि अमित, हाईवे बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर सालों से काम चल रहा था, लेकिन पिछले साल भर से इसमें बहुत तेजी के साथ काम हुआ है। कई अंडरपास इसमें बने हैं, फ्लाईओवर है, ओवर ब्रिज है। तो इन तमाम कामों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। उनके साथ मुख्य सचिव भी मौजूद होंगे। NHAI जो इस हाईवे का निर्माण कर रहा है उसके अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद कुंभ में जो कुंभ की आंतरिक व्यवस्थाएं हैं उनका भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री का लगातार दूसरा दौरा है और कोशिश ये है कि कुंभ के आयोजन से पहले पहले जो तमाम तैयारियां हैं उनको संपन्न करा लिया जाए। साथ ही साथ कोशिश ये भी है कि जो निर्माण कार्य हों वो पुख्ता हों, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। कुंभ के दौरान क्या व्यवस्थाएं होंगी, जो तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे उनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये तमाम बातों पर आज मुख्यमंत्री हरिद्वार में निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और कुंभ की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। ठीक है सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है वो दर्शकों को बता देते हैं। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास है। बाल आयोग की पहल के बाद पहली बार राज्य में एक दिन की मुख्यमंत्री एक बच्ची बनेगी। हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनेगी और उनके साथ बाल विधायकों की पूरी टीम भी होगी। इतना ही नहीं, राज्य के 12 विभागों के अधिकारी भी सृष्टि के सामने प्रेजेंटेशन देंगे और उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे। न्यूज़ 18 ने इस खास और महत्वपूर्ण पल से पहले एक दिन की मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी से खास बातचीत की है, वो भी देखिए। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब उत्तराखंड में एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को। और सृष्टि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सृष्टि, सबसे पहले तो बधाई। ये बताइए, फीलिंग बहुत अच्छी होगी जाहिर तौर पर, क्या प्राथमिकताएं हैं? प्राथमिकताएं तो सबसे पहले तो जैसे हम बाल विधानसभा के तौर पर कार्य करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों से रिलेटेड ही हमारी सारी प्राथमिकताएं रहेंगी सबसे पहले। जी, 12 विभाग के जो अधिकारी हैं वो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो आपने किस तरीके से तैयारी की हुई है और क्या कुछ दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए जाएंगे? वो तो जब प्रेजेंटेशन होएगी उसको देख के पता चलेगा, उनके द्वारा जो समीक्षा दी जाएंगी, फिर उसके बाद उनको रिकमेंडेशंस दे सकती हूँ, जैसे बालिका सुरक्षा के ऊपर, बाल अधिकारों के ऊपर। तो वो तो बेसिकली जब प्रेजेंटेशन होएगी उसके बाद जब मेरे व्यूज़ मांगे जाएंगे तो वो तभी। महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, इन सबको एक मजबूती प्रदान करने की कदम में ये एक बड़ी पहल कही जा सकती है और एक बेटी को चुना गया है इस काम के लिए, उसे किस तरीके से देखती हैं? जी, सबसे पहले तो इसके लिए उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगी और प्लान इंडिया, SCPCR, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, इन सभी का हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने एक महिला सशक्तिकरण के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है जो इवन उत्तराखंड ही नहीं पूरे इंडिया में इतना यूनिक है। तो ऑब्वियसली इससे और भी स्टेट्स इसे ये एज अ टेक अवे हो सकता है कि वो भी अपने स्टेट्स में इस तरह का प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें। और किस तरीके से देख रहे हैं, आपके साथ जो है वो बाल विधायक भी वहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। ये भी आप देख पा रहे होंगे, सारे बाल विधायक हैं जो कि आ चुके हैं और कल का दिन बहुत खास यहाँ पर होने वाला है। सृष्टि, किस तरह की तैयारी रही है आपकी यहाँ तक पहुँचने? जी मैम, तैयारी तो बहुत ज़्यादा खास अभी भी चल रही है। एक्साइटमेंट सभी में बहुत ही अलग लेवल का एक्साइटमेंट है, जैसे आप सभी देख सकते हैं। हम सभी, हमारा भी ये पहली अपॉर्चुनिटी है तो हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के देखते हैं जैसा होता है। हमारा भी एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होगा, जैसा उषा मैम ने भी कहा, सुनहरा अवसर है हम सभी के लिए। तो हम पूरा चाहेंगे कि अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए अच्छा बनाएं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून।
और हमारे सहयोगी सुनील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, बाल मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट के बारे में क्या जानकारी है? कितने बजे से काम काज संभाल लेंगे मुख्यमंत्री एक दिन के लिए? देखिए अमित, ठीक 12 से 12:30 बजे के बीच ये कार्यक्रम शुरू होगा। विधानसभा के कक्ष संख्या 120 में विधानसभा बैठेगी, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं सृष्टि, जो मुख्यमंत्री बनेंगे एक दिन की, वो बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा हैं, हरिद्वार के दौलतपुर गांव की रहने वाली हैं। उनके साथ तमाम बाल विधायक भी होंगे। यहाँ पर अमित एक चीज़ मैं बता दूं कि जो बाल विधायक हैं या जो मुख्यमंत्री बनेंगी सृष्टि, ये लोग लंबे समय से बाल विधायक और विधानसभा चलाते रहे हैं। शीतकाल में जब देहरादून में विधानसभा का सत्र चल रहा था, 3 बाल विधायकों का सत्र गैरसैंण में हुआ। बाकायदा शीतकाल का जो एनजीओ है वो इनको प्रमोट करती है। सरकार का एक टारगेट है कि जो महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा दिया जाए, जो बालिकाएं हैं उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित की जाए। और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने डिसीजन लिया कि एक दिन का बालिका को मुख्यमंत्री बनाया जाए, खासकर राष्ट्रीय बालिका दिवस पे। तो 12:30 बजे से विधानसभा में एक कार्यक्रम शुरू होगा। जो तमाम अधिकारी हैं वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे और उसके बाद सृष्टि का जो राजकीय बालिका निकेतन है यहाँ पर, वहाँ पे भी जाने का कार्यक्रम है। वहाँ पर दोपहर का भोजन होगा। इसके साथ ही वहाँ पर भी प्रेजेंटेशन होगा कि किस तरह से जो राजकीय बालिका निकेतन है वहाँ पर कामकाज होता है, किस तरह की वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। बतौर मुख्यमंत्री वक्त कम है लेकिन काम बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सैनिकों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही बात का सम्मान करें, इसी सोच से देहरादून में सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया है। सीएम ने कहा कि वो चाहते हैं कि भविष्य में आने वाले सीएम सैन्य धाम में शपथ ग्रहण करें। 4 धाम की देवभूमि में अब 5वां धाम सैनिकों का होगा। उत्तराखंड के जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया, उनके सम्मान में बनने वाले सैन्य धाम का शिलान्यास सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से बनने वाला सैन्य धाम पुरुकुल गांव में 5 एकड़ में बनेगा, जिसमें म्यूजियम, थिएटर के साथ सैनिकों की वीर गाथाएं लिखी जाएंगी। इस धाम में हर शहीद सैनिक के घर से मिट्टी भी आएगी और निशानी भी आएगी। इसी सैन्य धाम में सीएम ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम यानी उपनल के ऑफिस का शिलान्यास भी किया और शहीद सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली रकम 10 से बढ़ाकर 15 लाख कर दी। इस स्थान की जो मिट्टी है, यहाँ की जो एक एक शिला है, जो पत्थर यहाँ पर लगेंगे, जो जिससे इसकी निर्माण किया जाएगा, वो जीते जाते हमारे जो शहीद हैं उनकी याद दिलाते रहे, उनकी प्रेरणा देते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2019 की चुनावी रैली में उत्तराखंड में नया धाम सैन्य धाम जोड़ा था और मुख्यमंत्री का कहना है कि भविष्य में जो भी मुख्यमंत्री बने वो शपथ यहीं ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड में जो 5वें धाम का जो स्थापना करने जा रहे हैं, ये एक गौरवशाली पल है। सर, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे उत्तराखंड के लिए ये एक बहुत गौरव की बात है और जो आने वाली हमारी जनरेशन है, मैं चाहता हूँ कि उनको एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें यहाँ आके कुछ एक सीख मिले। देहरादून में सैन्य धाम अगले 2 साल में बनकर तैयार होगा, जिसके जरिए त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड के लाखों सैनिक परिवारों को साथ जोड़ना चाहती है, ताकि सैनिक और उनके परिवार का साथ लगातार रहे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा 5वां धाम सैन्य धाम बनाने पर सुरेश जोशी ने खुशी जताई और कहा कि बीजेपी ने हमेशा से ही सैनिकों का सम्मान किया है। इसके साथ ही कहा कि पीएम मोदी के सपने को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साकार कर रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ सैनिकों की भी कर्मस्थली रही है और आज भी हजारों की संख्या में हमारे युवा जो है सेना में अपना योगदान दे रहे हैं, सीमाओं पर रहकर। प्रधानमंत्री जी का एक जो सपना था उसको इस प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक मुहूर्त रूप देने का प्रयास किया है। और चलिए बात करते हैं कांग्रेस की सिर फुटबॉल की। तो एक तरफ तो हरीश रावत राज्य कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, वहीं ऊधम सिंह नगर की किच्छा सीट से कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी में अदावत का नया दौर शुरू कर दिया है और पार्टी के नेता तिलकराज बेहड़ का खुला विरोध कर रहे हैं। असल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ अपना चुनाव क्षेत्र बदलना चाहते हैं। अभी तक रुद्रपुर से चुनाव लड़ते रहे बेहड़ अब किच्छा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वैसे तो बेहड़
कई दिनों से किच्छा की इच्छा पाले हुए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना मुंह बंद रखा था। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने अपनी किच्छा को लेकर मंशा जाहिर कर दी, जिससे किच्छा के भीतर कांग्रेस की सियासत अब गर्मा गई है। शनिवार को किच्छा के कुछ बड़े नेताओं ने खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेहड़ की दावेदारी का विरोध कर डाला। ये नेता खुद को भी 2022 के दावेदार करार दे रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी कांग्रेस नेताओं ने बेहड़ के किच्छा आने का विरोध किया था। वैसे आपको यहां पर यह भी बता दें कि किच्छा वही सीट है जिस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2017 में हरीश रावत चुनाव हार गए थे। अब उनकी सीट पर बवाल हो रहा है। बेहड़ जी 2008 में जब किच्छा नया विधानसभा बना था, उस दफा उनका कह रहा था मुझे कुछ लेना ही देना नहीं है। आज किस मुंह से आप यहाँ आने की सोच रहे हैं? 2 बार आप हार चुके हैं, वहाँ की जनता क्या सोचेगी वहाँ छोड़ के जब आप यहाँ की सोच रहे हैं? और ये बताइए, जब मुख्यालय उधम सिंह नगर जिला बनाना, मुख्यालय कहाँ बननी चाहिए? सबसे पुरानी तहसील किच्छा है, किच्छा बननी चाहिए, वहाँ ने बन के कहाँ बनी? रुद्रपुर। तो आप बताइए, जनता सब देख रही है। जब तक लगातार किच्छा की अनदेखी इसलिए हुई, स्थानीय विधायक नहीं होंगे, इसलिए फसल हमने बोई है, फसल हम ही काटेंगे। कांग्रेस में सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर खूब सियासत हुई, तो वहीं हरीश रावत को लेकर उनके एक सहयोगी रंजीत रावत ने भी बयान दिया था। वहीं कांग्रेस नेता विजय सारस्वत का यह कहना है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन दोनों गुरु चेले हैं। वहीं सारस्वत ने बताया कि प्रदेश में प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदय के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी की जीत के बाद सीएम को लेकर फैसला होगा। पार्टी सलाह देना, सुझाव देना, मैं ऐसा बताऊँ, इसमें क्या अनुशासनहीनता है? सठिया वर्ड तो मेरे ख्याल नहीं बोलना चाहिए, गलत है ऐसा बोलना। लेकिन उन्होंने गुरुजी को ये कहा था कि शायद उनकी उम्र हो गई है। अब वो गुरुजी हैं, वो उनके चेले हैं, तो बताइए उनके बीच में हम क्या जवाब दें उनका? विधानसभा चुनाव भले ही 2022 में हो, लेकिन सरकार पूरी तरीके से चुनावी मोड में दिख रही है। सरकार के मंत्रियों की बदली वर्किंग स्टाइल इस ओर इशारा भी कर रही है। 2022 में सत्ता कमल में ही खिली रहे, इसके लिए त्रिवेंद्र सरकार के मंत्री सक्रिय हो गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सख्त निर्देशों के बाद मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों के दौरों पर निकलने लगे हैं। लेकिन ये दौरे पिछले दौरों से बिल्कुल जुदा होंगे, क्योंकि इस दौरान मंत्री जी केवल सरकारी कामकाज की समीक्षा ही नहीं करेंगे, बल्कि बीजेपी, संघ और जनप्रतिनिधियों के साथ ही अलग से बात करेंगे। और बीजेपी के एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता के घर चाय पर चर्चा भी होगी। पहले कार्यकर्ताओं से अपने सभी यहाँ के जो सरकारी विषय हैं, विकास की बातें हैं और जो व्यवहारों को लेकर भी हम सब लोगों से चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद वो अपने विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों से सब लोगों को दिशा निर्देश देने वाले हैं। दरअसल मंत्रियों का मकसद खुद के साथ सरकार को भी जनता के बीच करीब दिखाना है। यही वजह है कि कांग्रेस इन दौरों पर निशाना साधने लगी है। दिखाई दे रहा है और जनता ने समझ लिया है, क्योंकि आदमी एक बार झूठ बोलता है निभ जाती, लेकिन झूठ पर झूठ बोलता है तो फिर जनता इन्हें सुनना बंद कर देती। अब जनता ने इन्हें सुनना बंद कर दिया है। जाहिर है सरकार विपक्ष के निशाने पर है और इन सब के बीच विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। इसलिए सरकार के मंत्रियों को भी मंत्री बने रहने के लिए अपना गियर बदलना पड़ रहा है, ताकि सत्ता तक पहुंचने वाली कठिन चढ़ाई पार की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में स्पा सेंटर्स के नाम पर चल रहे गंदे खेल का न्यूज़ 18 ने खुलासा किया था। अब आगे की पड़ताल हो रही है, तो सच हैरान करने वाला निकला। पूरे राज्य में सिर्फ 3 स्पा सेंटर के पास ही रजिस्ट्रेशन है और बाकी की हालत क्या होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। देहरादून में सैकड़ों स्पा सेंटर्स की काली दास्तान हमने दर्शकों को दिखाई, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई। सबूत खंगाले तो पूरे राज्य में सिर्फ 3 सेंटर्स का ही रजिस्ट्रेशन मिला और बाकी अवैध रूप से चले आ रहे थे। इतना नहीं, नियमों के मुताबिक मसाज करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का होना जरूरी है और मसाज सेंटर्स पर क्रॉस मसाज नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, बिना डॉक्टर्स के कोई भी थेरेपी नहीं होनी चाहिए, मगर यहाँ तो सारे के सारे नियम खुलेआम तोड़े जा रहे थे। अब स्पा सेंटर्स पर नजर रखने वाली एजेंसी भारतीय चिकित्सा परिषद भी एक्शन के मूड में है। हमारा डॉक्टर जाते, हमारी टीम जाती थी, हमारे जो मैं बोर्ड मेंबर साथ रजिस्ट्रार कोई भी चले गए, तो जब तक पुलिस साथ में कोऑपरेट ना करे तब तक काम नहीं हो सकता। तो जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया है और परिषद आपके साथ बिल्कुल जैसे चाहोगे। अब पुलिस भी काफी सहयोग कर रही है आपके न्यूज के बाद। न्यूज़ 18 के खुलासे के बाद पुलिस विभाग में भी खलबली है और अब आला अधिकारियों का कहना है कि जो भी कुछ अवैध होगा, जहां भी गलत होगा, कार्रवाई जरूर होगी।
बिल्कुल, इसमें जो और डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी सहायता से टीम गठित की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। जहां पर ज़रूरत होगी तो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। लंबे समय से चल रहे इस गंदे धंधे पर अब लगाम की उम्मीद है और उम्मीद ये भी है कि न्यूज़ 18 की मुहिम के बाद पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस फिर से शुरू होगी। 10 महीने बाद 2 फरवरी से ट्रेन फिर से शुरू हो जाएगी। कुमाऊं और गढ़वाल को आपस में ट्रेन जोड़ती है। इसके साथ ही प्रयागराज तक जाने वाली लिंक एक्सप्रेस भी 2 फरवरी से शुरू होनी है। ये दोनों ही ट्रेनें सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेंगी। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। आज से बार और रेस्टोरेंट खुलेंगे। देहरादून डीएम ने इसकी अनुमति दे दी है। अभी तक रविवार को कोरोना के चलते बार और रेस्टोरेंट बंद रहा करते थे, लेकिन आज से खोल दिए जाएंगे।